अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रात के शदीद झड़पों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मंज़र-ए-आम पे आ गए। पार्लियामेंट में अपने खिताब के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि भारतीय तैयारे 80 के करीब तैयारे थे, उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान 10 तैयारों को गिरा देने की पोजीशन में था, मगर सिर्फ 5 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जो भारत के राफेल तैयारे थे उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया गया और उन तैयारों को वो फौरी तौर पे वापस पलटने पर मजबूर किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे दोस्तों को पता चल गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी फ़ौज फौलादी हैं। कल को उन पर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद की दरख्वास्त करेंगे। शहबाज शरीफ के इस खिताब से पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद भी एक एलामिया जारी हुआ जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज को किसी भी ऐसी जारियत का जवाब देने के लिए मुनासिब कार्रवाइयाँ करने का बाज़ाब्ता अख्तियार दे दिया गया है। ये सारा मामला क्या है और कैसे पाकिस्तान ने जैसे कहा है कि 5 या 6 भारतीय तैयारे गिराए हैं जिसमें एक ड्रोन भी शामिल है और यकीनी तौर पे भारत के लिए दुनिया भर में ये एक हज़ीमत का मुकाम है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले फरवरी 2019 में भारत का तैयारा गिरा, पायलट गिरफ्तार हुआ, उसको चाय पिलाकर वापस भेजा गया और अब की बात 6 तैयारे गिरे। पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के अंदर ही भारतीय तैयारों को गिराया गया और फिर अब पाकिस्तान की हुकूमत का जो दावा है उसको भारतीय हुकूमत की तरफ से अभी तक झुटलाया भी नहीं जा सका। तो आखिर इस सब से क्या हासिल हुआ और भारत के जो मिसाइल के हमले थे, क्या पाकिस्तान अभी भी उन मिसाइल हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखता है या तैयार है ऐसा कार्रवाई करने के लिए? ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है, लाइव हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है ज़फ़र हिलाली, एम्बेसडर साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान, जो कि यमन, नाइजीरिया और इटली में पाकिस्तान के लिए बतौर सफ़ीर खिदमत अंजाम देते रहे हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद समरे सालिक, जो कि PhD हैं स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट CPAC के मौजू पर उन्होंने PhD की है। अक़वाम मुत्तहिदा में मिलिट्री ऑब्ज़र्वर भी रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज़ एंड रिसर्च एनालिसिस ISRA के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है फाइटिंग शैडोज़ पोस्ट वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले तो मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद समरे सालिक साहब, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। ये बज़ाहिर तो एक बहुत बड़ी एक मिलिट्री विक्ट्री इसे कह रहे हैं जो पाकिस्तान को मिली है। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत की तरफ से जो मिसाइल हमले किए गए थे तकरीबन 9 के करीब अहदाफ हैं पाकिस्तान के अंदर और उनमें एक बहावलपुर का हदफ भी था जो 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है, तो क्या उसके जवाब में अब पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा ही करना होगा, मिसाइल हमलों से जवाब देना होगा, या अब मज़ीद किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं भारत के 6 तैयारे गिराने के बाद? मतीउल्लाह जान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, इंडिया का पर्टिकुलरली और बिलखसूस ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट का एक वतीरा रहा है कि हर कुछ अरसे बाद वो एक गेम प्लान सेटअप करते हैं जिसपे कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और अपने कुछ प्रेशर डाल के पाकिस्तान पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा उनकी, जैसे पहले वो करते रहे हैं, उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को डराया धमकाया जाए और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें। विजिबली जो नज़र आ रहा है कि एक तो उन्होंने पॉलिटिकल से एडवांटेजेस लेने की कोशिश की है क्योंकि उनके बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। दूसरा, बहुत अरसे से प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि जी इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने ख़त्म करना है। 2016 में उन्होंने जब जी प्लीज़ जारी रखें आप। 2016 में जब उरी इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने कहा था कि जी खून, ये इस तरह के अज़ाइम वो अपने पहले का इजहार कर चुके थे। इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया।
अब जो उन्होंने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है और रात के अंधेरे में निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर हमला किया है मिसाइल्स के थ्रू, और हमारी मस्जिदों को शहीद किया है, और बच्चे इससे शहीद हुए हैं। जनरल साहब, मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूँ, ये बताएं कि क्या जो पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं, तो क्या ये काफ़ी जवाब है, या अब पाकिस्तान को इससे भी थोड़ा आगे जाना होगा स्कोर्स को प्रॉपर्ली सेटल करने के लिए? क्योंकि भारत की तरफ से मिसाइल हमले किए गए हैं, बॉर्डर्स को पार अंदर काफ़ी डीप भी भावलपुर में भी हमला हुआ है, तो अब क्या पाकिस्तान को भी इसका जवाब देना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं इसी पे आ रहा था। दो उसने जो सीरियस वॉयलेशंस की हैं, एक तो जो उसने एयरफोर्स को यूज किया, वो तो हमने 5 तैयारे गिरा दिए, बहुत बड़ी एक कमेंडेबल अचीवमेंट है। दूसरा, उसने जो मिसाइल्स मारे और हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की सैंक्टिटी को वायलेट किया है, उसका जवाब अभी भी बाकी है। इसके अलावा आपने एलओसी के ऊपर उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनको टारगेट किया, उनके हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया, उनकी जो एयरफोर्स के बेसिस थे उनको टारगेट किया। लेकिन जो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर की वॉयलेशन की है और जिस तरीके से हमारे शहरी इलाकों को टारगेट किया है, उसका जवाब अभी भी बाकी है। पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करने का हक रखता है और पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरा जो उसने बहुत बड़ी वॉयलेशन की है, जो हमारे उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है उसको स्ट्राइक किया और उसके स्ट्रक्चर को डैमेज किया है। मैं ये समझता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी के एब्रोगेशन के बाद उसने खुद प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। जब उसने हम तो एग्रीव पार्टी है इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट पे, तो उसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि पाकिस्तान भी उसके जो डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स है उनको टारगेट कर सकता है। हमें अभी ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद ने। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। हम यही पाकिस्तान और भारत के दरमियान रात के होने वाली झड़पों के ऊपर ही बात कर रहे हैं, और सबसे अहम तरीन जो चीज़ सामने आई है वो पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाइया की टेक्नोलॉजी का जो मुकाबला था उस पर भी बात हो रही है। आप क्या कहेंगे कि भारत के जो तैयारे गिराए गए हैं, तो इसमें पाकिस्तान के पास और भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें पाकिस्तान को बज़ाहिर एक बर्तरी नज़र आ रही है? देखिए जी, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी के एतबार से जो इस वक्त जहाज हैं वो भारत से कंपैटिबल है, या कुछ जहाज और कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ ऑपरेशनल फीचर्स में हमारे जहाज जो हैं उनको आउट परफॉर्म करते हैं, उनसे बेहतर हैं। लेकिन जब हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं किसी इक्विपमेंट का, तो उसमें अगर 20 या 25 ऑपरेशनल फीचर्स होते हैं तो लामहला किसी एक में या दो में किसी एक जहाज साइड को एडवांटेज होगा और बाकियों में दूसरे को होगा। लेकिन जो असल डिफरेंस है, जो हमें कल रात भी नजर आया है, वो प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी का मसला नहीं है जी, वो मसला है पायलट की महारत का, वो मैन मशीन इंटरफेरेंस का मसला है कि भारत की तरफ अच्छे जहाज होते हुए भी, एक्सपेंसिव जहाज होते हुए भी, उनके जो पायलट्स हैं वो अपनी उन मशीन्स के साथ उस तरह एक्सपीरियंस ही नहीं है कि उनको जंग में झोंका जाता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के अपने जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी ये बात बर्मला कह रहे हैं कुछ दिनों से, और इवन उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने जब मोदी साहब को ये बात समझाने की कोशिश की तो उसको उन्होंने सैक कर दिया। तो क्योंकि उनका जंगी जुनून जो है उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया था, उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया ही इसलिए था कि उसकी आड़ में वो कोई कार्रवाई करना चाहते थे। ठीक। और जब उनके जो है सीनियर जो फौजी क़यादत है उन्होंने उनको सेंस की बात बताई और उनको एक प्रोफेशनल ओपिनियन दिया तो उनको उन्होंने सैक कर दिया। तो असल फर्क जो है ना वो ये है कि हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग और उनकी अपने इक्विपमेंट के साथ महारत जो है वो बहुत शानदार है। और दूसरी बात ये कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये बैटल हार्डन हैं, ये पिछले कई सालों से ये जंग की हालत में है। तो जब आप जंग की हालत में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो फिर ये
चीजें जो है ना ये आपके लिए एक रूटीन बन जाती हैं। ये जबकि एक ऐसा मुल्क जिसने जो है सिर्फ पीस टाइम में ट्रेनिंग की हो और उन्होंने वो भी अच्छी तरह ना की हो, तो वो फिर उन दोनों फोर्सेस का आपस में कोई मुकाबला नहीं होता। वैसे मार्शल साहब, वैसे तो भारत के अंदर भी बहुत से शोरश ज़्यादा इलाके हैं, मगर शायद भारतीय फ़ज़ाइया जो है वो वहाँ पे इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रही। बट एनीवे, मैं जानना चाहूँगा एम्बेसडर हिलाली साहब, आप से पूछना चाहूँगा कि एक वक्त होता था कि जब जंग के अंदर सरप्राइज़ का एलिमेंट जो है वो बड़ा अहम होता था कि दुश्मन को अचानक ही आप उस पर हमला करते थे, मगर ये जो भारत ने हमला किया है इसके लिए तो बज़ाहिर पाकिस्तान भी तैयार था, अमेरिका को भी इस बात की आगाही थी। लगता यह है कि भारत की जो प्रेस रिलीज़ आई है और जिस तरीके जितने जल्दी वो प्रेस रिलीज़ आई है अपने इस तमाम ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, लगता यह है कि शायद भारत ने अमेरिका को भी इस तमाम कार्रवाई से मुकम्मल तौर पे एतमाद में लिया हुआ था और शायद पाकिस्तान के हुकाम को भी मालूम था कि क्या हमले होने हैं और किन किन जगहों पे होने हैं और किस इंटेंसिटी के होने हैं। इसीलिए शायद जानी नुकसान बहुत सी जगहों पे ऐसा नहीं हुआ जहां हो सकता था। 100% आपने सही कहा। ये वही ऑपरेशन के प्लान्स हैं जो ईरान इजराइल में जब इस मिसाइल लॉन्च किया था ईरान, उन्होंने अमेरिकनों को बता दिया था कि हम इस टाइम लॉन्च करेंगे, इन टारगेट हमारे ये हैं, इतना देर तक चलेगा और जाहिर है कि हम कोई जवाबी कार्रवाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए मतीउल्लाह साहब, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि आपने सबको और को पूछा कि क्या ये काफी, हमारा जो रिस्पांस था ये काफी था कि नहीं। मेरे ख्याल में कि हमारा रिस्पांस जो था वो इसलिए काफी था मतीउल्लाह साहब, वो इसलिए काफी है कि क्या आप भी औरतों और बच्चों को मारना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप कह दें कि हमने जवाबी कार्रवाई में उनका 26 तो हमने 28 मार दिया? इज दिस द रीजन? ये कभी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स, गुड मॉरल कंट्री को हम कंपेयर कर सकते हैं एक आदमी के साथ? द बुचर ऑफ गुजरात उसका नाम है, जो एक होमिसाइडल आदमी है। मगर क्या भारत के जो फौजी अहदाफ है क्या वो जायज़ अहदाफ नहीं है हमारे लिए? सॉरी, समझा नहीं। जो भारत के अंदर जो फौजी तंसीबात हैं, क्या पाकिस्तान के लिए वो जायज़ अहदाफ नहीं है? फौजी बिल्कुल हैं। तो आप फौजी की तो नहीं बात कर रहे हैं ना। हमारे लोग कह रहे हैं कि 4 सेटल्ड एरियाज में 24 मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, मुरीदके में और जो जगह हैं लिखे और उसमें एक मस्जिद के पर भी बॉम्ब गिराए हैं और 26 लोग जिसमें औरतें हैं वो मारे गए। तो हम बदला लेना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं अब बदला होना चाहिए। इसके लिए क्या बदला होगा कि हम ज्यादा मारे? नहीं, ज्यादा से मारे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का भी तो कोई हदफ होना चाहिए ना। और इसके लिए मैं छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर पाकिस्तान को अगर जवाब देना है तो पाकिस्तान के टारगेट्स क्या होने चाहिए भारत के अंदर, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। एम्बेसडर हिलाली साहब, मालूम नहीं मुझे आपसे ये सवाल करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप तो सफारतकार हैं और सफारत पे बिलीव करते हैं। भारत में कौन से ऐसे अहदाफ या टारगेट हैं जो पाकिस्तान के लिए जायज़ हैं उनको हिट करना? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा सिंपल है, मुश्किल सवाल नहीं है। आपके अगर टारगेट्स आपको चाहिए इन इंडिया प्रॉपर, कोई ऐसी मिलिट्री टारगेट सिलेक्ट करें लिंक टू दिस ऑपरेशन, लिंक टू द इंडियन मिलिट्री जो इधर कार्रवाई कर रही है और जो हमारे खिलाफ उनका भी हाथ है। तो बैरिक्स को आप लगाएं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को मारे, जो भी है लगाएं उनको। मगर मैं कह रहा हूं कि बदले के लिए अगर उन्होंने एक रेप्रिहेंसिबल क्राइम कमिट करते हैं, एक क्राइम जो माने नेतन्याहू के तरह करते हैं, तो क्या हम वही करना चाहिए? कुछ और टारगेट्स हैं जो मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उन्होंने जानबूझ के प्रोवोक किया है हमें, नीलम पे जो उन्होंने बम फेंका है, क्यों किया है उन्होंने? आपने नोटिस किया है? ज्यादा नहीं किया है। उन्होंने हिलाली साहब, शायद उनको ये पता नहीं था कि नीलम झीलम पावर प्रोजेक्ट जो है वो तो पहले से बंद पड़ा है।
चलिए आप कहते हैं बंद पड़ा है, वो नो दैट्स अ साइन। उन्होंने एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा एक क्विकली आपके लिए एक सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने इन हमलों का भरपूर जवाब न दिया तो क्या ये भारत के लिए एक इशारा होगा कि आइंदा जब भी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई भारत के अंदर या मकबूजा कश्मीर में तो वो पाकिस्तान पर मिसाइल फेंक देगा? बिल्कुल ये हो सकता है, यू आर रिस्किंग दैट विदाउट डाउट। देखिए आपको यू आर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो बदला होता है, तो फिर आप जाएं कौन से भी सिविलियन एरिया पे जाके कहें कि हम भी बॉम्ब कर सकते हैं, और आप गिराएं अपने बॉम्ब और मारे 30-40 हिंदुस्तानियों को, जिनमें कोई इधर और कोई उधर, जो भी हो। मैं नहीं समझता कि हम इट सूट्स सॉवरेन कंट्री जब आप कॉन्शियसली ये करते हैं ओनली टू किल सिविलियन जैसे उन्होंने किया है, फिर उनमें और आप में क्या फर्क है? सही। और अगर आप मानते हैं कि कोई फर्क नहीं है तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर टू बाय दैट आर्ग्यूमेंट। हमारे में और उनमें है फर्क। हमारा कोई बुचर ऑफ हिंदूज इधर नहीं है, हमारा कोई होमिसाइडल मेनियाक्स, जेनोसाइडल पीपल जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू की तरह सेंटेंस लेके आए, आधा तो एडवाइस इसको नेतन्याहू दे रहा है। ठीक है, मैं जनरल समरेज साहब के तरफ जाना चाहूँगा। जनरल साहब आप क्या कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब न दिया तो क्या भारत को शय मिलेगी और हर दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद वो पाकिस्तान की तरफ मिसाइल भेज देगा? देखिए बिल्कुल आपने ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इंडिया हर दफा एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश करता है कि वो उसने एक एक्टिविटी की, अगर हमने इस पे एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड ना किया तो फिर एक बहुत बड़ा खतरा है कि हर महीने बाद वो इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। देखिए बात यह है कि मैं हलाली साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इसीलिए कल रात को जब हमने जवाब दिया तो हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया है, हमने सिविलियंस को हिट नहीं किया। जब भी एक टारगेट आप पिक करते हैं तो उसकी एक लेजिटिमेसी का इशू होता है। इंडिया ने हमारे जो टारगेट्स जिनको स्ट्राइक किया है उसने थ्रू इट्स नैरेटिव एक लेजिटिमेसी क्रिएट किया है कि ये वो टारगेट्स हैं जहाँ पे बेशक सिविलियंस हैं लेकिन यहाँ से जो है ना ये टेररिज्म के हब हैं। ये उसने एक लेजिटिमेसी क्रिएट की और उस पे बेस करते हुए इन टारगेट्स को उसने हिट किया है। इसी तरीके से जब हम इंडिया के टारगेट्स पिक करते हैं तो वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो कि इस एग्रेशन में इन्वॉल्व थी, जहां से ये जहाज उड़े, जहां से ये मिसाइल फायर किए गए, उनको हम एक लेजिटिमेट टारगेट के तौर पे एंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो कि जिसका डिस्प्लेड एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व के ऊपर और नेबरिंग कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, उनके जो टारगेट्स हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। जनरल साहब तो हमें तो मस्जिदें शहीद की गई हैं, तो क्या हम मंदिरों पे हमला कर दें कि वहाँ पे शिद्दत पसंद जो हैं आरएसएस के लोग जो हैं वो उनके कैंप्स हैं? इट इज डिफिकल्ट। देखिए जैसे अलाली साहब ने कहा कि हम टिट फॉर टैट, तो मतलब अगर उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, इट इज मैटर ऑफ परसेप्शन कि वो क्लेम कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट थे, लेकिन क्या एक बच्चा जो कि चंद साल का था क्या वो टेररिस्ट हो सकता है या कोई खातून टेररिस्ट हो सकती है? लेकिन उन्होंने डेफिनेटली एक अपनी लेजिटिमेसी क्रिएट की जिसकी वजह से उन्होंने इन जगहों पे टारगेट किया है। हम भी इसी तरीके से अपनी लेजिटिमेसी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि अगर हमने ऑन ना किया तो ये एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाएगा। ठीक। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में ये भी इंकशाफ किया कि हम उनके भारत के 10 जहाज़ गिरा सकते थे मगर हमने सिर्फ 5 गिराए हैं। तो आपके नज़दीक बतौर एक एयरफोर्स ऑफिसर, और आप में जहाज़ भी उड़ाते रहे हैं, फाइटर जेट्स भी उड़ाते रहे हैं, ये किस किस्म की सफारतकारी है या डिप्लोमेसी है कि दुश्मन के 10 जहाज़ आप गिरा सकते हैं और आपने सिर्फ 5 गिराए हैं? ये कौन तय करता है कि 10 के 10 नहीं गिराने? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। वो मेरा ख्याल है शायद बात को एक्सप्लेन करने में या समझने में कोई जो है ना इसमें अभाव हो सकता है। मैं अर्ज करता हूँ जी, देखिए क्योंकि उनका जो टोटल जो जहाज उन्होंने कमिट किए कल के ऑपरेशन में वो तकरीबन 70 की फिगर है जी, 70 की फिगर है, और हमारे जो रिस्पांस में उस वक्त जहाज से उसके बारे में कुछ 30 की फिगर जो है वो अभी तक सामने आई है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें
एक टारगेट रिच एनवायरनमेंट प्रेजेंट की। जब आप एक महदूद टाइम में महदूद एयर स्पेस में ज्यादा जहाज भेजते हैं तो आप ये रिस्क ले रहे होते हैं, जो भारत ने लिया कि वो उनके जहाजों को इंटरसेप्ट जो है एक हम कर सकते थे। अब ऑपरेशनल रीजन की वजह से अगर हमने जो उस वक्त हमें जो शोर टारगेट्स मिले हमने वो एंगेज किए और उतनी देर में वो उनके कुछ जहाज जो हैं वो दूर चले गए या वो भाग गए उस थिएटर से, तो वो एक अलग बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक ओपन हमारे ऊपर एग्रेशन हुई है तो उसके जवाब में हम जो मैक्सिमम नुकसान उनको पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये बता दें कि जो भारत ने नीलम जलम डैम के ऊपर हमला किया है, मिसाइल हमला, क्या इसके जवाब में हमारी पाक फ़ज़ाई के बाद ये सलाहियत है कि जो भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो डैम बनाए हुए हैं उनको टारगेट कर सके? जी, हम उन तमाम को सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं और भी अगर किसी जगह पे कोई टारगेट इस कैटेगरी का हो तो हमारे पास प्रिसीजन वाले वेपन्स मौजूद हैं, स्टैंड ऑफ वेपन, जिनके जरिए हम इन टारगेट्स को बड़ी कंफर्टेबली हम इनको शूट कर सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल जो है ना बरमरा तौर पे कहना चाहता हूँ। लेकिन आपने जो अभी हिलाली साहब से सवाल किया कि टारगेट सिलेक्शन क्या हो, देखिए हमारा हमेशा से ये मसला रहा है कि जब भी कभी कोई झड़प होती है तो आज़ाद कश्मीर वर्सेस मकबूजा कश्मीर के इलाके की जब बात होती है तो दोनों तरफ हमारे अपने मुसलमान भाई हैं। तो हम हमेशा वो हमारे निहत्ते लोगों पे भी शेलिंग कर देते हैं, लेकिन हम हमेशा उसके लिए एहतियात करते हैं कि हम सिर्फ उनकी फौजी चौकियों को एंगेज करते हैं। लेकिन जब एक ओपन वॉर शुरू हो जाती है तो उसमें टारगेट फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, मेरे अपने ख्याल में और जो मुसलमान इस वक्त दुनिया के असूल हैं, ये हम पिछले 25-30 सालों से हम देख रहे हैं कि सबसे अहम चीज जो है वो दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, दूसरे उनके वॉर पोटेंशियल्स हैं, जहां पे वो जहाज बना रहे हैं या जहां पे वो वेपन्स बना रहे हैं, उनकी असला साज फैक्ट्रीज हैं, हमें वहां हिट करना चाहिए ताकि वो उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। इंडियन सेंटर्स पे फायरिंग करना या शेलिंग करना ये तो कोई बिल्कुल बुज़दिलाना सी बात है। तो हमारे पास जो है बिल्कुल पहले से हर जो स्ट्राइक स्क्वाड्रन होता है उसके पास अपने टारगेट की एलोकेटेड लिस्टें मौजूद होती हैं। ठीक, बिल्कुल सही। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, आपका मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद समरेज सालिक, एयर मार्शल एजाज महमूद और एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली, आपका बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और कानूनी महाज पे जारी कशमकश, वो है सुप्रीम कोर्ट का आज आने वाला फैसला जिसमें सिविलियन शहरियों के फौजी अदालत में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5-2 की अक्सरियत से जायज़ करार दिया है। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है कि जो आम सिविलियन शहरी हैं उनको भी फ़ौजी अदालतों में कटहरे में खड़ा किया जा सकता है, और ये फ़ैसला हुकूमत की अपीलों पर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी। और ये सुप्रीम कोर्ट का वो पुराना फ़ैसला था जिसमें कहा गया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों का ट्रायल भी नहीं हो सकता, और इस हवाले से जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के कानून की जो शिक्के हैं 21D, वो शिक्के भी आइन से मतसादम हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्कों को भी कालादम करार देते हुए फ़ौजी अदालतों के बीच 9 मई के 105 मुल्ज़मान जो मौजूद थे उनको वापस सिविलियन अदालतों में उनके मुकदमा ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया था। मगर उसके बाद फिर नई सुप्रीम कोर्ट आई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, आईनी बेंच बना, और फिर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोका गया, और आज हतमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही वो दिया गया फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले के बुनियादी इंसानी हकूक़ और आम सिविलियन शहरियों के बुनियादी हकूक़ पर क्या असरात मुरतब होंगे, निज़ाम अदल पे क्या असरात मुरतब होंगे, इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट है कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने। साकिब, एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है
और भारत जैसे दुश्मन का मुकाबला कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में क्या मायने रखता है कि कोई भी शहरी जो है, आम शहरी जो फ़ौजी नहीं भी है, उसको भी पकड़ के फ़ौजी अदालतों के सामने पेश किया जा सकेगा किसी भी इल्ज़ाम में? एक जो दिन की सिलेक्शन है, मेरे ख्याल है ये बड़ी हैरान कौन है। उमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला देना होता है, 1-2 दिन पहले काज लिस्ट आ जाती है, फिर नेक्स्ट डे। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई हंगामी जो है वो सिचुएशन जो बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, कि अचानक जनाब जो ट्रांसफ़र जजेस वाला केस है उसको डीलिस्ट किया गया कल के लिए, और साथ ही 1 बजे जो है वो ये काज लिस्ट आ गई, 2 बजे फैसला आ गया। एक तो ये इसमें एलिमेंट, और दूसरा मेरा ख्याल है ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऐसा फैसला दिया है कि उसने अपनी ही जो जुडिशरी है, एक तो उस पर अदम एतमाद कर दिया है, और दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स में वो कह रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल दुरुस्त हैं, और उसको उसकी फेयरनेस, उस पर आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, वो सारे सवालात जो है पता नहीं कहाँ गुम हो गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किस एंगल से देखा है। मैं तो हैरान हूँ कि 56 समातें हुई हैं, 56 समातों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से हमने नहीं सुना कोई उन्होंने सवाल भी किया हो कि जो आज फैसला जो पढ़ रहे थे। इसके अलावा बाकी जजेस ने, चले सवालात होते रहे हैं, सवालात अपनी जगह, लेकिन सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो ना। हम ये नहीं कहते कि 9 मई के या कोई भी किसी ने कोई जुर्म किया है उसको आप प्रोसिक्यूट करें, सजा बनती है नहीं बनती जो भी हो, फैसले हों, लेकिन उनको सिविलियन उनको वहां भेजना मेरे ख्याल में ये इसके भयानक नताइज होंगे। भयानक नताइज होंगे। मगर इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह भी कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो अपील का हक दे। इसका मतलब यह है कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए, यानी कि आर्मी एक्ट का जो कानून था वो तशरीह तलब था, वो नाकाफ़ी था, इसलिए अब इसमें अपील का हक देना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। तो अगर पार्लियामेंट ने ये इनकार कर दिया और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे तो पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती, पार्लियामेंट बालादस्त है, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये भी कुछ दीगर फैसलों की तरह रद्दी की टोकरी में चला जाएगा और ट्रायल जारी रहेंगे। फिर क्या होगा? क्या मतलब कि मेरा ख्याल है जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला था वो बड़ा क्लैरिटी थी, उसके जुजियात पे कुछ इश्यूज थे, लेकिन क्लैरिटी ये थी कि ये फैसला इसको इम्प्लीमेंट करने उन्होंने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो अब इसमें तो घुमा फिरा के लाते हैं कि ये डायरेक्शन है, क्योंकि ऊपर तो वो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जब वो ये करे, कंसिडर करे इसको, और नीचे जाकर 45 दिन का टाइम भी 45 दिन का टाइम भी दे दिया। फिर ये भी कह दिया कि जिस दिन गजट नोटिफिकेशन होगा उस तरमीम का, उस दिन से उनकी अपील का टाइम शुरू होगा। तो ये सारी चीजें उसमें रख दी। अगर फर्ज करे सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट नहीं करती, तो मेरे ख्याल में बाइंडिंग तो नहीं है, डायरेक्शन आप वैसे नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली आपने कर दिया, अपील भी नहीं मिलेगी, अपील भी नहीं मिलेगी और सजाएं उसी तरह रहेंगी। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसा अजीब फैसला दिया है। या तो कैटेगोरिकली कहती कि अगर अपील का हक नहीं दिया जाएगा तो फिर ये तमाम ट्रायल जो है वो नाजायज हो जाएगा, फिर ये कह देते, फिर ये भी नहीं कह भी देते। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोई हमने देखा कि जब ये ट्रायल चल रहे थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस, तो वहां पूछा जा रहा था कि मजिस्ट्रेट के पास जब ये आता है कि आपने हवालगी करनी है सिविलियन से मिलिट्री में, तो उसमें अपना माइंड अप्लाई करना है, उसने रीजनिंग देनी है बाकायदा, बताना है कि किस वजह से क्या बनता भी है या नहीं। अब फिर इसमें एक और जो एलिमेंट है वो 9 मई के जो केसेस ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे दी है। हैरान कौन तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच जब अटॉर्नी जनरल को सुन रहा था तो अटॉर्नी जनरल को रोका जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कि आप ऑब्जर्वेशन ना दें, क्योंकि उनके जो है वो उस पे असर आएगा जो उनके ट्रायल चलने, और वही ऑब्जर्वेशन ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। माजी में हमने देखा कि और माजरत आपका था कलामी कि उसमें यह भी कहा गया कि जो 9 मई के मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने एतराफ़ किया है कि 9 मई को तनसीबात पे हमले किए उनके क्लाइंट्स ने, उनके मुक्कलान, बिल्कुल। और ये सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट ऑर्डर में लिख रही है, और ये आईनी बेंच है, आइन की तशरीह करने वाला, और ये ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन देके नीचे ट्रायल कोर्ट के जजेस पे तो ये बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं। मुल्ज़मान ने तस्लीम कर लिया, ट्रायल की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये और अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ कहा ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, अटॉर्नी जनरल को रोका गया आपके आप मेरिट्स की तरफ ना जाएं, फिर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया गया। एक मिसाल मैं माजी की आपको दे देता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस में आपको याद होगा जस्टिस काजी फाइसा ने फैसला लिखा था, उन्होंने 1 लाइनर उस पर एक ऑब्जर्वेशन दी थी। बाद में हमने देखा कि वो नैब ने ट्रायल कोर्ट में भी इस्तेमाल की और
हाई कोर्ट में भी इस्तेमाल की कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, और ये तो सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया और वो लेकर जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, अब तो उससे बाहर जा ही नहीं सकते। anyway, काजी इज गॉन बट काजी इज हियर। आखिर में ये बताएं कि ये जो फैसला है अब आईनी और कानूनी तौर पे ये क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला है, तो क्या इस फैसले के खिलाफ नजरसानी भी दायर हो सकती है? जी नजरसानी तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पे दायर होगी। जिस तरह पीटीआई और डायरेक्ट जो है उनको पहले कह रहे थे कि हम तो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर रहे हैं, और शॉर्ट ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट उनकी तरफ लिख दिया कि ये 9 मई के सारे लोग, इट मीन कि वो 65 बचते हैं, पहले 104 थे। सही है, तो वो उस पर मुतासर है, तो खैर नहीं होगी। बट एनीवे ये बताएं कि अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो भी सुना है जस्टिस अमीनुद्दीन ने आईनी बेंच के सामने लगा दिया, कोई छोटा आईनी बेंच बना लिया। नहीं, वो जो केस लगा है वो डिफरेंट केस है, पुराना इमरान खान साहब का केस था 2022 का, वो लग गया है। हाँ। लेकिन ये है कि इस पे अब बेंच बनेगा। आज सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये आईनी मामला नहीं है, आप रेगुलर बेंच की तरफ भेजें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी हमारी आईनी बेंचेस की कमेटी डिसाइड करेगी कि आईनी है या नहीं, आईनी क्या है और गैर आईनी क्या है, इसका फैसला जो है यही आईनी बेंच ही करेगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।